आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूर्य वंश से संबंधित है। सूर्य वंश जिसमें सूर्य वंश का जो संस्थापक होता है वो शेरशाह सूरी होते हैं। ठीक है, सूरी लगभग 1540 से लेके 1545 ये इसके शासन का टाइम होता है। यानी 1540 से लेके 1545 तक इसने शासन किया। इसके सिर्फ शासन का टाइम है, प्रारंभिक समय नहीं है, ये जानते रहिएगा। ये अल्प समय तक ही इसने शासन किया था। तो ये जो शासन का टाइम है उसकी बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक शेरशाह सूरी या सूर्य वंश के प्रारंभिक इतिहास की बात है, प्रारंभिक जीवन या इतिहास, जीवन, ठीक है, शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन या इनका प्रारंभिक इतिहास कैसा रहा इसकी बात करते हैं। जहाँ तक प्रारंभिक इतिहास की बात है तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो 1472 में हुआ था। 1472, ठीक है, ये इसके जन्म का टाइम है। प्रारंभिक अवस्था में लगभग 1472 से 1530 तक जो है इसका ये प्रारंभिक समय होता है। ठीक है, 1472 से 1530 ये प्रारंभिक समय होता है। इसके बाबा का नाम इब्राहिम सूर होता है। बाबा इब्राहिम सूर बाबा का नाम होता है और पिता का नाम होता है हसन सूर। ये हसन सूर इब्राहिम का लड़का होते हैं। ठीक है, ये जमाल खां के यहाँ इन दोनों ने नौकरी कर ली थी। जमाल खां ने इन्हीं की जागीर दी थी, उसी की देखभाल करते थे जमाल खां। प्रारंभिक समय में ये जो इब्राहिम है इसका बाबा, शेरशाह सूरी का जो बाबा है इब्राहिम सूर, ये प्रारंभिक समय में घोड़ों का व्यापार करता था। किसका? तो घोड़ों का व्यापार किया करता था। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में ये इब्राहिम सूर घोड़ों का व्यापार करता था और बाद में ये है जमाल खां से इसने दोस्ती करी। दोस्ती नहीं, जमाल खां से जो है इसने एक जागीर प्राप्त करी और जागीर प्राप्त करने के बाद स्वयं इब्राहिम सूर और अपने लड़के हसन सूर दोनों जो है उसकी सेवा में चले जाते हैं। और बाद में हसन सूर ने जो है 4 विवाह किया था। इसकी 4 पत्नियां थी हसन सूर की, 4 पत्नी। ठीक है, और बड़ी पत्नी का ही ये लड़का था शेरशाह सूरी। इसकी बड़ी पत्नी का लड़का होते हैं शेरशाह सूरी। ठीक है, बड़ी पत्नी का लड़का था शेरशाह सूरी। हसन सूरी ने 4 पत्नियां रखी थी। ठीक है, 4 पत्नियों के साथ इसने विवाह किया था और इसकी जो सबसे छोटी पत्नी थी उसकी तरफ इसका लगाव, झुकाव, प्रेम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी कारण जो है अपनी बड़ी पत्नी से उत्पन्न पुत्रों की तरफ ये ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, तो बड़ी पत्नी और कुल संतानों की बात करें तो लगभग 8 संतानें थी इसकी, 8 संतान। ठीक है, 4 पत्नी 8 संतान। तो ये बड़ी पत्नी पर विशेष इसका ध्यान नहीं रहता था और बड़ी पत्नी से उत्पन्न बच्चों पर भी ये ध्यान नहीं दे पाता था। तो प्रारंभिक समय में शेरशाह सूरी के साथ जो है उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इसका जीवन प्रारंभिक बड़ा संकटपूर्ण जीवन रहा क्योंकि पिता ने इसके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया और इसी से ये बराबर जो है बड़ा खिन्न रहता था पिता की इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के ही कारण। और बाद में इसने जो है पिता के जिसने जागीर दी थी जमाल खां, तो बाद में इसने जो है जमाल खां से जो है संबंध अपना बनाया। जमाल खां से इसने जब संबंध बनाया और प्रारंभिक इसके नाम की बात करें, कभी कभी प्रारंभिक नाम ही पूछ लेता है क्योंकि इसका जो जमाल खां था उसने सहसराम, हाजीपुर, खवासपुर और टांडा की जागीर इसे प्रदान की थी इसके पिता हसन को। सहसराम, हाजीपुर, खवासपुर, टांडा, सहसराम,
हाजीपुर, खवास और टांडा, ये जागीरें मिली हुई थी, इनकी देखभाल करते थे इसके पिताजी। ठीक है, लेकिन ये हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा। प्रारंभिक समय में शेरशाह सूरी का नाम बाबा फरीद था, इसे फरीद के नाम से पुकारा जाता था, फरीद। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो है फरीद होता है, फरीद इसके बचपन का नाम होता है। और बचपन से ही इसके कुछ अंदर ऐसे गुण विद्यमान थे कि ऐसा लगता था कि जो है आगे चलकर एक शक्तिशाली शासक होगा। इसकी पहली पत्नी से जो है फरीद और निज़ाम उत्पन्न हुए थे, और दूसरी पत्नी से सुलेमान और अहमद, ये इसकी अन्य पत्नी से पैदा हुए थे। तो फरीद और निज़ाम, तो इसका सगा भाई जो होता है वो निज़ाम होता है। ठीक है, निज़ाम। और बाद में दो अन्य पुत्र थे जो सुलेमान और अहमद। तो सुलेमान अहमद जिसकी अन्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे, सुलेमान और अहमद ये दोनों इसकी अन्य पुत्री से उत्पन्न पुत्र होते हैं, और फरीद और निज़ाम इसकी बड़ी पत्नी से उत्पन्न पुत्र होते हैं। ठीक है, जब कभी पूछे, मान लीजिए थोड़ा सा डीप में जाएगा तो पूछ सकता है, अदरवाइज जैसे पूछता नहीं, लेकिन फिर भी डीप में जाने के बाद ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। प्रारंभिक समय में जो है इसका जीवन सुखमय नहीं रहा। अपने पिता से इसका हमेशा झगड़ा हुआ करता था। फरीद 22 वर्ष की आयु में जौनपुर भाग गया, जो उस समय शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। उसने वहाँ लगभग 3 वर्ष तक जौनपुर में शिक्षा ग्रहण की। 22 वर्ष की अवस्था में ये जौनपुर जाता है, याद रखिएगा कितने वर्ष की अवस्था में, तो 22 वर्ष की अवस्था में जौनपुर गया। 22 वर्ष की अवस्था में जौनपुर जाता है, और लगभग 3 वर्ष में इसने जो है जौनपुर में शिक्षा अध्ययन किया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में कई बार इसको पूछा है, रिवीजन ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार। तो यहाँ पर विशेष फोकस करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फरीद, या तो फरीद नाम देगा या तो शेरशाह सूरी, कुछ भी नाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ सकता है कि इसने कहाँ पर अध्ययन किया था, या ऐसे भी पूछ सकता है कि इसने कहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बताओगे कि इसने जौनपुर में इसने शिक्षा ग्रहण की थी। अगर कभी भी पूछे तो इस बात को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। इसने अरबी फ़ारसी का ज्ञान प्राप्त किया तथा अपनी प्रतिभा से अपने पिता के मालिक जमाल खां को इसने प्रभावित किया। जमाल खां ने बाप बेटे में समझौता करा दिया, और उसी के कहने से हसन ने अपनी जागीर को प्रबंध फरीद को सौंप दिया। 1497 से 1518 तक निरंतर जो है ये उन जागीरों की देखभाल की। 1497 से 1518। तो जमाल खां चूँकि इसके गुणों से बड़ा प्रभावित हो जाते हैं, बाबा फरीद या शेरशाह सूरी के गुणों से ये प्रभावित हो जाते हैं। जब अरबी फ़ारसी का इसने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद इसके अंदर कुछ ऐसे गुण विद्यमान थे कि जो है जिसको देखकर जो है जमाल खां बड़ा प्रभावित होता है। तो जमाल खां प्रभावित होने के बाद इसने जो है बाप और बेटे में, दोनों में, यानी हसन खां और इसके बीच में जो है हसन सूर और इसके बीच में शेरशाह सूरी के बीच में इसने समझौता करा दिया। दोनों के बीच में जब समझौता करा दिया तो इसने जो है एक छोटी सी जागीर दे दी शेरशाह सूरी को उसकी देखभाल करने के लिए। तो लगभग 1497 से 1518 निरंतर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 97, 18 और 2, 20, लगभग 21 वर्ष आएगा। ठीक है, 21 वर्ष निरंतर जो है इन क्षेत्रों की इसने देखभाल करी। ये सारे क्षेत्र इसी के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, शेरशाह सूरी के। और इन क्षेत्रों को पिता के द्वारा प्रदत्त जो ये क्षेत्र होता है, इसको समृद्धि और शांति प्रदान की तथा शासन का अनुभव भी इसे प्राप्त किया।
1518 में अपनी सौतेली माँ और भाइयों के कारण इसका अपने पिता से पुनः झगड़ा हो गया और उसी वर्ष वह दौलत खां की सेवा में आगरा में चला गया। ठीक है, दौलत खां लोधी होते हैं, दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी की सेवा में ये कहाँ चला जाता है? आगरा। क्योंकि इसकी माता, छोटी माता जिससे बहुत असीम प्रेम करता था ये हसन सूर, तो उससे कहीं न कहीं जो है आपस में इनका विवाद होता था। उसी विवाद से ये परेशान हो जाता है, क्योंकि निरंतर हमेशा विवाद हुआ करता था। तो इन विवादों से परेशान होकर इसने जो है यहाँ से ये भाग कर चला जाता है, कहाँ? दौलत खां लोधी से मिलने आगरा में चला जाता है और वहीं से दौलत खां लोधी की सेवा में पहली बार ये जाता है। ठीक है, तो आगरा में दौलत खां लोधी की सेवा में जाता है और दौलत खां लोधी की सेवा में जब ये आगरा में जाता है तो वहाँ पर कुछ दिन ये रहा, इसकी सेवा में दौलत खां लोधी की सेवा में ये कुछ दिन रहता है। और उसके बाद इब्राहिम ने उस समय तो नहीं, परंतु 1520 में दौलत खां लोधी के कहने पर ही इब्राहिम लोधी ने इसे एक छोटी सी जागीर दे दी। और इब्राहिम ने उस समय तो नहीं, लेकिन परंतु 1520 में हसन की मृत्यु के पश्चात फ़रीद को उसके पिता की जागीर दे दी। फ़रीद ने अपनी जागीर पर अधिकार कर लिया और अपने सौतेले भाई सुलेमान ने एक शक्तिशाली अफ़गान सरदार मोहम्मद खां की सहायता से फ़रीद से जागीर के बंटवारे की बात करी। फ़रीद चूँकि एक शक्तिशाली अफ़गान से फ़रीद से इसकी भूमि के बंटवारे की बात, जागीर जो इसको मिली हुई थी उसके बंटवारे की बात करता है फ़रीद। चूँकि जब दौलत खां लोधी से ये आगरा में मिलता है तो मिलने के बाद आगरा में दौलत खां लोधी ने ही इसकी सिफारिश करी इब्राहिम लोधी के साथ। चूँकि उस समय दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में थी? तो इब्राहिम लोधी के हाथों में होती है। ठीक है, इब्राहिम लोधी को हमने आपको लोधी वंश में पढ़ाया है, उसका टाइम भी बताया है। इब्राहिम लोधी का समय क्या होता है? तो इब्राहिम लोधी का समय 1517 से 1526 तक होता है। तो 1517 से 1526 ये इसका टाइम होता है। तो इसी दौरान, बात हम 1518 तक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ना 21 वर्ष। तो जब भी अगर ऐसी कोई बात आती, घटना, किसी भी घटना का अगर मैच कराना होता है तो दोनों की डेटिंग को देखते हैं। जब तक आप डेटिंग आपको याद नहीं रहेगा तब तक किसी भी घटना का हम मैच नहीं करा सकते। तो मैचिंग कराने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस समय की घटना का हम एक दूसरे से मैच कराएं। घटना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कब ये घटना घटी, किस समय की बात है। तो जहाँ तक इब्राहिम लोधी के समय की बात है तो 1517 से 1526 होता है। तो इसी दौरान समथिंग करके 1517-18 के बीच में इसी दौरान दौलत खां लोधी से ये आगरा में मिलता है और इब्राहिम लोधी से ये इसने दौलत खां लोधी ने इसके लिए सिफारिश की और इसको एक जागीर दे देता है। इन जागीरों की देखभाल ये करने लगता है और बाद में जो है, चूँकि हमेशा इसकी छोटी माता से इसका निरंतर झगड़ा हुआ ही करता था और वो इससे ईर्ष्या और देश भावना रखती थी। और इसी के कारण जब इसके पिता हसन खां की मृत्यु हो जाती है, हसन खां सूर की मृत्यु हो जाती है, तो इसके मरने के बाद जो भी जागीर इनके भाइयों को मिली हुई थी उन जागीरों के बंटवारा की बात आई। तो इसका जो छोटा भाई होता है सुलेमान, जो अन्य इसके दूसरी माता से पैदा हुआ पुत्र होता है सुलेमान। ठीक है, तो सुलेमान ये जागीर की बंटवारा करवाना चाहता है, बट शेरशाह सूरी नहीं चाहता उस जागीर को देना। तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में ये जागीर को लेकर निरंतर जो है संघर्ष चला। ठीक है, निरंतर संघर्ष चला क्योंकि सुलेमान ने एक शक्तिशाली अफ़गान सरदार की सहायता से जिसका नाम मोहम्मद खां था, फ़रीद से जागीर के बंटवारे की बात की थी। तो फ़रीद ने देने से तो इनकार कर दिया और अपनी रक्षा के लिए दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। तो दक्षिण बिहार का सूबेदार होता है बहार खां लोहानी। किसके यहाँ नौकरी करी? तो बहार खां लोहानी के यहाँ, बहार खां लोहानी। ठीक है, बहार खां लोहानी के यहाँ इसने नौकरी कर ली थी। ठीक है, जब भी कभी पूछे किसके यहाँ, तो बहार खां लोहानी इससे प्रभावित होता है और अपने यहाँ इसको रख लिया। तो बहार खां लोहानी ने बाबा फ़रीद कहते हैं, फ़रीद को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में, एक शेर
एक शेर की इसने हत्या की थी, एक शेर को इसने मार दिया था, शेर की हत्या की, या शेर को मारने के उपलक्ष्य में, शेर को मारने के उपलक्ष्य में, शेर को मारने के उपलक्ष्य में इसने इसे शेर खां की उपाधि दी, शेर खां। तो यहाँ से भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि फरीद को किसने शेर खां की उपाधि दी थी? तो बहार खां लोहानी ने। किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी, इसी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। और बाद में अपने पुत्र जलाल खां, इसका पुत्र होता है जलाल खां, इसने अपने पुत्र जलाल खां का एजे से संरक्षक नियुक्त कर दिया। ठीक है, शेर खां को इसने अपने पुत्र जलाल खां का ये संरक्षक नियुक्त कर देता है। ये जलाल खां की देखभाल करने का दायित्व किसके ऊपर हो जाता है? तो शेरशाह सूरी के ऊपर इसने अपने पुत्र जलाल खां के संरक्षण की जिम्मेदारी दे दी और इसे दक्षिण बिहार का उप सूबेदार बना दिया। शेर खां इतनी तीव्र उन्नति कर रहा था जिसको देखकर जो है लोहानी के अन्य सरदारों ने बहार खां के कान भरने शुरू कर दिए। इसी अवसर पर पानीपत के युद्ध लगभग 1526 के पश्चात मुगलों ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया था। बहार खां ने अपने आप को मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। शेर खां के शत्रुओं ने मोहम्मद शाह को भड़काने में सफलता प्राप्त कर ली और शेर खां को दक्षिण बिहार छोड़ना पड़ा। शेर खां बाबर की सेवा में यहीं से जब बहार खां लोहानी को इसके सरदारों ने इसके खिलाफ कान भरना शुरू कर दिया, कान भरा, भड़काया खूब जब इनके सरदारों ने इसको भड़काया तो भड़काने के कारण ही शेर खां को जो है बहार खां लोहानी अपनी सेवा से निकाल देता है। और जब यहाँ से निकाल देता है तो इसी दौरान जो है पानीपत का युद्ध हो रहा था और पानीपत के युद्ध के दौरान जो है मुगलों ने पहली बार भारत में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करी। इससे पहले तो लोधी वंश सत्ता में होता है, लेकिन जैसे ही पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है तो इब्राहिम लोधी के पराजय के बाद जो है एक नई सत्ता का उदय होता है जिसको हम मुग़ल वंश के नाम से जानते हैं। तो मुग़ल वंश की स्थापना होती है और बाबर इस वंश का संस्थापक शासक होता है, तो ये बाबर की सेवा में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये शेरशाह सूरी किसकी सेवा में चला जाता है? बाबर की सेवा में। ठीक है, अब बाबर की सेवा में चला गया और बाबर की तरफ से ही इसने चंदेरी के युद्ध में भाग लिया। चंदेरी के युद्ध, जो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, राजपूत शासक होता है मेदिनी राय, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था और इसी चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी मुग़लों की तरफ से लड़ा था। किसकी तरफ से लड़ा? तो मुग़लों की तरफ से लड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह सूरी किस युद्ध में मुग़लों की तरफ से लड़ा था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के खिलाफ शेरशाह सूरी जो है मुग़लों की तरफ से लड़ता है। ठीक है, और इसी युद्ध के अवसर पर चंदेरी युद्ध के दौरान ही शेरशाह सूरी ने कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मुग़लों को भारत की धरती से खदेड़ दूंगा और यहाँ पे फिर से अफ़गान वंश की सत्ता लहराएगी। ठीक है, चूँकि ये इससे पहले ये जो सूरी वंश होता है इसको हम द्वितीय अफ़गान वंश कहते हैं, द्वितीय अफ़गान वंश है ना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा तो अगर हम इसको द्वितीय अफ़गान वंश कहते हैं तो ये प्रथम अफ़गान वंश कौन सा होगा? तो जहाँ तक प्रथम अफ़गान वंश की बात है तो प्रथम अफ़गान वंश हो जाएगा आपका लोधी वंश। कौन हो जाएगा? तो लोधी वंश, ये आपका प्रथम अफ़गान वंश हो जाएगा, प्रथम अफ़गान वंश। ठीक है, लोधी वंश प्रथम अफ़गान वंश हो जाता है और द्वितीय अफ़गान वंश हो जाता है सूरी वंश। क्लियर हो गया? कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जब अगर क्वेश्चन पूछे तो उसका आप सही आंसर दे सकते हो। तो यहीं पर इसने ये कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन जो है मैं मुग़लों को भारत के यहाँ से खदेड़ दूँगा यहाँ पर से।
ठीक है। तो ये अगर पूछे कि किस दौरान, किस युद्ध के दौरान, थोड़ा सा डीप में जाएगा अंदर तो क्वेश्चन बना सकता है। तो ये पूछ सकता है कि किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को यहाँ से निकाल दूंगा। तो ये आप जानते रहिएगा कि चंदेरी युद्ध के दौरान ही शेरशाह सूरी ने इस तरीके का कमेंट किया था। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बहरहाल ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, कभी भी किसी तरीके से बन जाएगा। शेर खां के शत्रुओं ने मोहम्मद शाह को चूँकि भड़काने में सफलता तो प्राप्त कर ही ली थी, तो इसलिए शेर शाह के कुछ ऐसे विश्वास पात्र योगी जो सैनिक होते हैं जिनको अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया गया था, वो जो है शेर खां का कहीं न कहीं जो है वो भी शेर खां के खिलाफ हो गए थे। शेर खां की बात को जो है वो अनसुना करने लगे थे। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में शेर खां को मोहम्मद शाह ने पुनः जो है अपनी सेवा में ले लिया और अपने पुत्र जलाल खां का पुनः इसे संरक्षक बना देता है। इसे अपने पुत्र जलाल खां का जब ये संरक्षक बना देता है तो बाद में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके मरने के बाद उसकी विधवा जो पत्नी होती है दूदू बेगम, इसकी विधवा पत्नी का नाम था दूदू बेगम। ये इसकी विधवा पत्नी होती हैं दूदू बेगम ने इसे जलाल खां का संरक्षक बना दिया। ठीक है, जलाल खां का संरक्षक बना दी। अब दक्षिण बिहार की जागीर इसको दे दिया गया। दक्षिण बिहार के क्षेत्रों की देखभाल करने का दायित्व तो किसका हो गया? शेरशाह सूरी का हो जाता है। और ये जलाल खां का एज ए संरक्षक होकर जो है दूदू बेगम ने इसे संरक्षक बनाया था, होकर दक्षिण बिहार के क्षेत्रों की देखभाल करने लगा। तो दक्षिण बिहार का क्षेत्र जो है इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। और यहीं पर जो है ये जब धीरे धीरे इसका शक्ति में विस्तार होने लगा और शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो शेर खां को मारना चाहते थे। तो नुसरत शाह से इसने सहायता मांगी, और जब उससे कोई भी लाभ न हुआ तब अल्पायु जलाल खां, ठीक है, नुसरत खां चूँकि जब इसको जलाल खां का संरक्षक बनाया जाता है तो बाकी कुछ ऐसे भी सरदार होते हैं जो यहाँ पर इससे असंतुष्ट हो जाते हैं, इसकी शक्ति से ईर्ष्या करने लगे। धीरे धीरे जो है शेरशाह सूरी की शक्ति में विस्तार हो रहा था। ये अपनी शक्ति में, चूँकि दक्षिणी बिहार का पूरा क्षेत्र इसको एज ए संरक्षक के रूप में मिला हुआ था, तो धीरे धीरे जब ये अपनी शक्ति को आगे बढ़ा रहा था, तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे सरदार भी होते हैं जो शेरशाह सूरी के विरोधी हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि शेरशाह सूरी की शक्ति जो है उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, और इसीलिए जो है उन लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में नुसरत खां को जो है जलाल खां ने अपनी मदद के लिए इसको बुलाया है। जलाल खां ने नुसरत खां को अपनी मदद के लिए बुलाता है, और ये मदद के लिए बुलाकर ये चाहता था कि जो है नुसरत खां की सहायता से जो है हम शेर खां की, या अर्थात शेरशाह सूरी की हत्या करा दें। लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाता। शेरशाह सूरी ने बाद में जो है जलाल खां की भी हत्या करा दी, और बाद में इसकी माता दूदू बेगम से इसने अपना विवाह कर लिया। ठीक है, तो शेर खान ने इसकी माता दूदू बेगम से विवाह करके हजरत आला की उपाधि धारण की, और दक्षिण बिहार का वास्तविक स्वामी बन बैठा। तो हजरत आला जब इसने जलाल खां को अपने रास्ते से हटा दिया, तो इसको रास्ते से हटाने के बाद ही इसने इसकी उपाधि धारण की। किसकी? हजरत आला की। ठीक है, और एक ऐसा भी शासक होता है जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, रैयत आला। ठीक है, ये है हजरत आला। खिज्र खां होते हैं रैयत आला,
खिज्र खां। ये सैयद वंशी शासक होता है खिज्र खां, जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की, और शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, जलाल खां जब इसके मार्ग से हट जाता है, जलाल खां के मरने के बाद इसने हजरत आला की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे एज ए स्वतंत्र शासक हो जाता है, इन क्षेत्रों का वे स्वतंत्र रूप से ये अब उपभोग करने लगता है और दक्षिण बिहार का वास्तविक स्वामी बन जाता है। 1530 ईस्वी में इसने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से भी विवाह करके न केवल चुनार के दृढ़ किले पर अधिकार कर लिया, बल्कि जो है अतुल संपत्ति भी यहाँ से ये प्राप्त कर लिया। तो चुनार के किले की जो रानी होती है लाड मलिका, चुनार के किले की रानी का नाम था, चुनार के किले की रानी होती है जिसका नाम होता है लाड मलिका। तो लाड मलिका से इसने विवाह कर लिया और लाड मलिका से विवाह करके जो है अतुल संपत्ति इसको चुनार के किले से प्राप्त होती है और ये इसके सम्मान में वृद्धि करता है। तो ये दोनों जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा कहीं न कहीं इसकी शक्ति में विस्तार होता है और इसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, चाहे दुदू बेगम हो और चाहे लाड मलिका। तो इन दोनों के विवाह के फलस्वरूप जो है इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है और एक अपार संपत्ति भी इसको मिलती है। ठीक है, इस तरीके से शेरशाह सूरी जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना में अग्रसर होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे साम्राज्य के लिए संघर्ष। साम्राज्य के लिए संघर्ष की बात अगर की जाए तो 1530 से लेकर 1540 ये इसके साम्राज्य के लिए संघर्ष के दिन होते हैं। आइए अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, साम्राज्य के लिए संघर्ष। आइए अब आगे देखते हैं साम्राज्य के लिए संघर्ष। साम्राज्य के लिए संघर्ष, साम्राज्य के लिए संघर्ष। ये जो टाइम है साम्राज्य के लिए संघर्ष का तो 1530 से लेके 1540, इस दौरान जो है दक्षिणी बिहार पे इसका अधिकार हो जाता है। दक्षिणी बिहार और बंगाल, इन दोनों क्षेत्रों पे जब शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है तो शेरशाह सूरी के अधिकार होने से ये दोनों क्षेत्र से ये अफगानों का एक एज नेता बन के उभरने लगा, अफगानों को अपनी तरह मिलाने लगा, उसकी शक्ति को ये संगठित करने लगा। और जब ये अफगानों को अपनी तरह मिलाने लगा और संगठित करने लगा, चूँकि अभी तक अफगानों का एक ऐसे नेता बाकी था महमूद लोधी। महमूद लोधी अभी भी एक ऐसा सरदार था जो अफगानों का नेता बना हुआ था। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे अफगान अभी भी इसकी सेवा में नहीं आना चाहते थे, इसकी बात नहीं मान रहे थे। तो महमूद लोधी का जो है इसी समय जो है हुमायूं इसके हाथों में सत्ता आ गई थी। 1530 का ये समय होता है, इस समय हुमायूं के हाथों में सत्ता आ जाती है और हुमायूं के हाथों में जब सत्ता आ जाती है तो महमूद लोधी का और हुमायूं का ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है ये जो दौरा या दोहरिया का युद्ध होता है, दौरा या दोहरिया का युद्ध, दोहरिया, ठीक है, दोहरिया का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है 1532 में समथिंग करके ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है महमूद लोधी और हुमायूं के बीच में जो होता है, ये महमूद लोधी की तरफ से लड़ता है लेकिन बेमन से लड़ता है, मन से ये इस युद्ध में नहीं लड़ता। और इस युद्ध में जो है महमूद लोधी की पराजय हो जाती है। और इसके पराजय के बाद ये अफगानों का एक बड़ा नेता बन के उभरता है शेरशाह सूरी। और यहाँ से अफगानों का नेतृत्व करने लगा शेरशाह सूरी। और उसके बाद जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी का चुनार के किले को लेकर दोनों के बीच में युद्ध होता है। जब चुनार के किले को लेकर दोनों के बीच में युद्ध होता है तो इस युद्ध में जो है हुमायूं ने शेरशाह सूरी से जो है समझौता कर लिया, संधि कर लिया। और संधि के फलस्वरूप ये तय हुआ कि ये शेरशाह सूरी अपने लड़के कुतुब खां को 500 सैनिकों के साथ इसकी सेवा में भेज देता है।
और ये इसकी सेवा में काफ़ी दिन तक रहता है, बाद में जो है इसकी सेवा से जो है पुनः वापस शेरशाह सूरी के पास चला आता है। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी को जो है पूरी तरह से यहाँ दबाया नहीं गया। चुनार के युद्ध में जो है, चुनार के किले के युद्ध में जो है हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पूरी तरह से दबाया नहीं, बल्कि उसके साथ संधि कर ली। और संधि का एक कारण ये होता है कि इसी समय गुजरात में बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। तो बहादुर शाह ने गुजरात के क्षेत्रों पर, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ को जीत रहा था। तो इसी दौरान उसकी गतिविधियां जब तेज हो जाती हैं तो कहीं न कहीं हो ना हो शेरशाह सूरी और उसके बीच में पत्राचार का व्यवहार भी चलता था। तो वो ऐसी एक रणनीति का हिस्सा होगा। तो इसीलिए जो है इसको आधे अधूरे युद्ध के बाद ही इससे एक समझौता करना पड़ा, और समझौता करके ही उसको दबाने के लिए जाता है। तो इसलिए यहाँ शेरशाह सूरी को पूरी तरह से जो है इस युद्ध में पराजित नहीं किया जाता और एकमात्र समझौता कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने साम्राज्य स्थापित करने के संघर्ष में इसका पहला जो संघर्ष होता है हुमायूं के साथ। इसके बाद ये निरंतर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा और आगे बढ़ता रहा। इसके बाद इसका जो अगला युद्ध होता है चुनार का युद्ध होते हैं। ठीक है, चुनार का युद्ध होते हैं। चुनारगढ़ के किले को 1537-38 में होता है, जिसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है आज के लिए, धन्यवाद।